नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे पुतिन के गुस्से के बारे में। रूस यूक्रेन के बीच विनाशक युद्ध लगातार जारी है। इस युद्ध में ना तो पुतिन यूक्रेन को छोड़ने के मूड में है, तो वहीं जेलेंस्की भी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप भी इस युद्ध को रोकने में असफल साबित होते नजर आए। इस बीच रूस ने एक तरफ जहां यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है, तो वहीं युद्ध की रणनीति में भी बदलाव किया गया है। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आखिर क्यों रूस सीज फायर नहीं करना चाहता। साथ ही उन्होंने यूक्रेन की ओर से की जा रही जवाबी हमलों का भी जिक्र किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन शांति वीरों से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर एक बार युद्ध रुक गया तो फिर से युद्ध शुरू करना उनके लिए आसान नहीं होगा। यह सिर्फ सैनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक दबाव की वजह से भी मुश्किल होगा। इसलिए पुतिन फिलहाल युद्ध जारी रखना चाहते हैं और जेलेंस्की अब भले ही पुतिन को लेकर कुछ भी दावा कर रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि रूस यूक्रेन के बीच आज भी भीषण युद्ध जारी है। इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है ये आपके स्क्रीन पर, जहां यूक्रेन के क्यूपियांस्क में भीषण जंग जो है वो देखने को मिली है और रूस ने यूक्रेन ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के डोनेस्क पर भी रूस का हमला देखने को मिला और रूसीन यार इलाके में मिसाइल अटैक किया गया। वाटर पाइपलाइन पर रूसी हमला यह देखने को मिला है, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है जंग तेज होती जा रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक जो है वो लगातार करते जा रहे हैं। ये अटैक अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां एक और युद्ध विराम की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं और युद्ध विराम की बातें जो है वो कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ये युद्ध जो है वो और भी ज़्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है और इस युद्ध में लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात वो भी देखने को मिली कि यूक्रेन जो पहले पीछे हटा हुआ नजर आ रहा था, यही यूक्रेन अब आगे बढ़कर हमले कर रहा है। रूस के ऊपर हमले जो हैं लगातार यूक्रेन के द्वारा भी अब देखने को मिल रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के साथ साथ यूक्रेन जो है वो आगे बढ़कर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और रूस जो है वो भी मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका भले ही कितनी चेतावनियां दे, अमेरिका भले ही तमाम जो है वो दावे करे कि वो रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर लगातार जारी हैं। ये जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एक और बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन के ऊपर रूस के द्वारा किया गया है। तो ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है, रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा जो है वो भी किया है। यूक्रेन के डोनेस्क पर भी यह हमला किया गया है। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मयंक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है, इन हमलों को लेकर बात करें, आप किस तरीके से आप इन हमलों को देख रहे हैं, इनकी टाइमिंग को आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था एक समय पर कि ये युद्ध जो है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन दोनों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, इससे क्या समझे, क्या एक संदेश ये? अभिषेक जी, मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि ये युद्ध जो है ये खात्मे की ओर बढ़ रहा है। कारण क्या है? देखिए, जैसे कि दीपक की लौ होती है, जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाती है, थोड़ी सी तेज होती है। यही कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि पीछे पीछे मध्यस्थता की बात चल रही है। नंबर 2, यूक्रेन के लिए वेस्टर्न और ईयू कंट्रीज ने उसमें इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान बना के रखा है कि जब युद्ध खत्म होगा तो यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। इसका पूरा प्लान और ब्लूप्रिंट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज और ईयू ने बना के रखा है। उन्होंने एसेस करके रखा है कि 400 से 500 बिलियन डॉलर्स लगेंगे पूरे एक दशक में आने वाले में यूक्रेन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है। तो देखिए, ये युद्ध जो है ये बड़ा मैं कहता हूं इसमें घुले मिले कई राज छुपे हुए हैं। इसमें वेपन सिस्टम जो है वो टेस्ट हुए हैं
और जैसा आप कह रहे हैं, इस समय मेरा मानना यह है कि युद्ध जो है इस समय खात्मे की ओर बढ़ रहा है। बयानबाजियां बढ़ रही हैं, कोई बात नहीं। जी जैसे आपने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है कि पुतिन जो है वो चाहते नहीं है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर एक बार युद्ध रुक गया तो उसको दोबारा शुरू करने में उनको परेशानी का बायस बनना पड़ेगा। कारण भी यह है कि आप देखिए, अगर आप दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर कीजिए, रूस जो है वो 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यूक्रेन उसके सामने 140 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन दोनों के बीच में करीब करीब बराबर सा है। रूस में इन्फ्लेशन 10 से 12% और यूक्रेन में 12 से 15% है। अच्छा, इकोनॉमी के सिलसिले में जो मेन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि रूस के हैं वो है डिफेंस और ऑयल। वो जी इनको एक्सपोर्ट करता है, पैसे कमाता है। जी यूक्रेन का जो था मेन एक्सपोर्ट था वो था एग्रीकल्चर, और इस समय 30% एग्रीकल्चर यूक्रेन का डाउन हो चुका है। कारण क्योंकि माइनफील्ड बिछी हुई है वहां पर, जी लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट उसके पास में नहीं है। तो 30% एग्रीकल्चर डाउन हुआ है, इसलिए यूक्रेन इस समय जिंदा है किसके ऊपर? फॉरेन एड के ऊपर, जो कि वेस्टर्न एड उसके पास में आ रही है उस पर जिंदा है। तो आप देखेंगे कि इस समय यूक्रेन जो है वो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज का बैसाखी लेकर इस समय चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज का भी उसमें स्वार्थ निहित है, क्योंकि उन्होंने अपने वेपन सिस्टम को वहां पर पूरा टेस्ट किया है। अब इन्होंने रूस के ऊपर सैंक्शंस आयद किए हैं। 2022 से आज तक 13,000 से ज्यादा सैंक्शंस जो है वो रूस के ऊपर लगाए जा चुके हैं। जी लेकिन रूस की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल चल रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन एक्सपोर्ट जो है 50% उसका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। और एक्सपोर्ट कौन सा है उसका? ऑयल, ऑयल एंड गैस। और उसके जी 3 मुख्य बायर्स हैं, इंडिया, चाइना और तुर्की। जी तुर्की हालांकि नेटो का पार्ट है, लेकिन फिर भी वो तेल लेता है रूस से, क्योंकि सस्ता जी पड़ता है उसको। इसीलिए भारत और चीन के ऊपर ट्रंप साहब का दबाव आता है। तो यहां पर आपको पूरी कहानी जो है ये बिंदु जी मिला के यहां पर आज तक दिखती है। जी अभिषेक जी। जी मयंक जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो तमाम प्रतिबंध रूस के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन एक सेट पैटर्न इस युद्ध को अगर आप देखें तो एक सेट पैटर्न नजर आया है कि जब भी अमेरिका के द्वारा एक नया प्रतिबंध लगाने का जिक्र किया गया या नया प्रतिबंध लगाया गया तो रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए। क्या यह माना जाए कि रूस ने यह क्लियर किया, यह संदेश दिया अमेरिका को कि आप कितनी भी कोशिशें कर लें, हम ये जंग अपनी ही मर्जी से रोकेंगे? और जिस तरीके से पुतिन का बयान भी मुझे याद आता है, उन्होंने क्लियरली कहा था कि जब तक जो हमारी सेनाओं ने सीमाएं तय की हैं, जब तक वहां पहुंच नहीं जाते, ये युद्ध रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही अभिषेक जी। इस समय पुतिन साहब जो हैं अपने घर में अपने आप को एक विजेता साबित करने का जी प्रयास करेंगे। जी और इसी वजह से आप देखेंगे जैसे ही बयान उनके विरुद्ध आता है वो युद्ध में तेजी जो है वो आती दिखाई देती है, क्योंकि जी कोई भी अपने आप को वीक विकेट पर अपनी जनता के सामने पेश करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो इसलिए आपको हमेशा दिखाई देगा जैसे कोई ऐसा बयान आएगा युद्ध में तेजी पकड़ेगी। इस समय जो समाचार मेरे पास में आ रहे हैं, ड्रोन और हवाई हमले दोनों देश कर रहे हैं, यानी कि जी रशिया भी कर रहा है और यूक्रेन भी कर रहा है। और मेरे पास में पूरी फेरिस्त है कि इस समय कौन कौन से शहर जो हैं वो यूक्रेन के करीब करीब तबाह हो चुके हैं। जी उनकी इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वेस्टर्न एड के सारे जिंदा हैं और युद्ध को खींच रहे हैं। चलिए, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से मयंक चौबे जी का संपर्क हमसे टूट गया है। हम एक बार फिर से उनका संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इस पूरी बातचीत को हम जारी रखेंगे। जिस तरीके से यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और कई सारी बातें जो हैं युद्ध को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं, कई दावे जो हैं युद्ध को लेकर किए जा रहे हैं और दबाव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लगातार दबाव की राजनीति जो है वो भी इस वक्त देखने को मिल रही है। अमेरिका लगातार ये कोशिश करता नजर आ रहा है कि ये युद्ध रुके, लेकिन अमेरिका की जो कोशिश है, ट्रंप की जो कोशिश है, वो नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि युद्ध जस का तस बना हुआ है, युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। डोनबास में यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराने की बातें कही गई हैं। T-80 टैंक से फायरिंग का मामला भी सामने आया है। यूक्रेन के कुपियांस्क में भी भीषण जंग जो है इस वक्त जारी है और रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। तो लगातार ये हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और यूक्रेन के डोनेस्क पर भी रूस का हमला देखने को मिला और रूसीन यार इलाके में मिसाइल अटैक की खबरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई है। वाटर पाइपलाइन पर रूसी हमला देखने को मिला, यानी कि जो पानी पाइपलाइन है उनको निशाना बनाया गया। यूक्रेन के निप्रो पर रूस हमला किया गया।
देर रात निप्रो पर भी जो है ड्रोन अटैक किया गया। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट यानी कि विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है, इस युद्ध को लेकर, इस युद्ध का क्या असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के ऊपर, रूस के ऊपर और नाटो के ऊपर? क्योंकि नाटो लगातार ये कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर कि इस युद्ध को रुकवा दिया जाए, कड़े प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा दिए जाएं, लेकिन युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन ये युद्ध और भी ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये जो युद्ध है, इसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके बीच में जो विश्वास का जो संकट है वो बहुत ही गहरा है। और ये जो युद्ध है ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही इस युद्ध को फरवरी 2022 में शुरू किया था। और ये जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना और रशिया का जो स्टेटस है वो उसी तरीके का बना देना जैसा कि सोवियत यूनियन का हुआ करता था। और ये जो उनकी अति महत्वाकांक्षा है उसको हासिल करने की प्रक्रिया में वो यूरोपियन थिएटर में अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने के तहत उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की थी। और नेटो के एक्सपेंशन को आधार बनाते हुए उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। और ये जो राष्ट्रपति पुतिन की जो महत्वाकांक्षा है, जो अति महत्वाकांक्षा मैं कहूंगा, ये अभी भी बनी हुई है। और ये बड़ा कारण है कि जिसकी की वजह से ये जो युद्ध है अभी भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यद्यपि कि रशिया को भी इसमें भारी तबाही हुई है, लाख से भी ज्यादा सैनिक उसके मारे गए हैं, हथियारों की कमी पड़ रही है, नॉर्थ कोरिया से सैनिक बुलाने पड़ रहे हैं, ईरान से ड्रोन इत्यादि भी रशिया ले रहा है। और जाहिर है कि अब रशिया को ऐसा जरूर इस बात का एहसास है कि वो अकेले अमेरिका और नेटो को अकेले दम पे वो चैलेंज नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। तो अब वो चाइना के साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है और एक इस तरीके का जो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि कभी जो वार्सा पैक्ट के समय में जो नेटो के विरुद्ध बनाया गया था उसकी तरफ भी रशिया बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा है कि रशिया की विदेश नीति, रक्षा नीति को, रशिया की पूरी छवि को सोवियत यूनियन की तरह से खड़ा कर देना और अमेरिका और नेटो को लगातार चैलेंज करना, वो अभी भी बनी हुई है। तो एक बड़ा ये कारण मैं देखता हूँ जिसकी वजह से जो चाहे वो जो बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अलास्का की भी समिट हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की लगातार कोशिश की कि किस तरीके से ये सहमतियां बने, लेकिन वो सहमतियां महत्वाकांक्षाओं, अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। और जाहिर है कि चाहे अमेरिका और नेटो जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध को लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई देखिए अभिषेक जी, जैसा कि मैं आपके शो में पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो लड़ाई है अप्रत्यक्ष रूप से महाशक्तियां ही लड़ रही हैं। ये रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध डायरेक्टली अवश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अप्रत्यक्षित तरीके से ये नेटो और रशिया के बीच की लड़ाई है, जहां अमेरिका नेटो एक तरफ है, वहीं रशिया दूसरी तरफ है, और ये यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके ये बंदूकें चला रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, चूंकि महाशक्तियों के बीच में लड़ी जा रही है, इसलिए लंबी भी चल सकती है। महाशक्तियों के पास जाहिर है कि बड़ी लंबे दौर तक की लड़ाई करने के साधन मौजूद होते हैं, और यही कारण है कि 3.5 वर्षों से भी ज्यादा लंबे समय तक ये खींचा है और भी लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है ये। तो ये जब तक महाशक्तियों के बीच में इस तरीके का भाव नहीं आएगा कि एक शांति की स्थापना हो और महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा किनारे रख करके वो एक कॉम्प्रोमाइज, एक विन विन फार्मूले की तलाश में जब तक वो नहीं इस बारे में विचार करेंगे, जब तक इस तरीके की सद्बुद्धि, जिसको कहते हैं विजडम को प्रिवेल करना, जब ऐसी विजडम जब तक प्रिवेल नहीं करेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और प्रयास अवश्य चल रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत प्रयास किए हैं, और लेकिन उन प्रयासों को सफलता इसलिए ही नहीं मिल पा रही है क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बनी हुई हैं, विश्वास का संकट बना हुआ है, और एक नए शीत युद्ध के खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक साइड में जाते दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका और नेटो जाहिर है कि अपने आप को कमजोर रख करके वो अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकते, तो वो भी अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं। नेटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। रशिया के राष्ट्रपति चाहते थे कि नेटो कमजोर बने, लेकिन कमजोर पड़ जाए, लेकिन नेटो कमजोर नहीं पड़ा, नेटो और अधिक मजबूत हुआ है। और नेटो भी लगातार एक्सरसाइजेस करता है, नेटो भी अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। फिर स्वीडन और फिनलैंड जैसे जो यूरोपीय राष्ट्र थे
जो कभी एक न्यूट्रलिटी की नीति पर चला करते थे, वो अब नेटो के अम्ब्रेला में शामिल हो गए हैं और नेटो के सदस्यों की संख्या अब 30 से 32 हो गई है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो लड़ाई है ये महाशक्तियों के बीच में यूरोपियन थिएटर में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है और ये वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता अभी लंबे समय तक भी चल सकती है, क्योंकि ऐसी विजडम प्रिवेल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि ये शांति स्थापित होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य आपके इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहूंगा, इस लड़ाई का जो बहुत बड़ा खामियाजा है वो यूक्रेन को तो सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा है। रशिया को भी अपने सैनिकों की शहादतें देनी पड़ रही हैं, रशिया भी इससे काफी हताहत हुआ है, लेकिन पूरे विश्व को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, फूड सप्लाई चेन्स हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। और इस बात को भी इन नेताओं को समझना होगा कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ उन दोनों राष्ट्रों के लिए ही नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि पूरे विश्व को ये प्रभावित कर रही है। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, आपने ये पूरी लड़ाई जो है वो पूरे विश्व को इस वक्त प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। और मयंक जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका रुख करूंगा मैं। मयंक जी, इस बीच एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, ट्रंप साहब जो है कैमरे के सामने आकर तो ये बोलते हैं कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे से जो हथियार सप्लाई वो यूक्रेन को कर रहे हैं कि ये हथियार लो, ये मिसाइल लो और आप भी लगातार हमले करो, इससे क्या समझा जाए? किस तरीके का दोहरा चरित्र जो है ट्रंप का देखने को मिल रहा है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ट्रंप साहब के लिए बहुत बुरी खबर आई है, दुखदाई खबर है। देखिए 338 नॉमिनेशन हुए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए। मारिया कोरिना मखादो, जो कि वेनेजुएला की ऑपोजिशन की लीडर हैं, वो नॉमिनेट हो गई हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ट्रंप साहब की एक उम्मीद तो यहाँ पर समाप्त हो गई है। ट्रंप साहब जो देखिए इस समय प्रत्यक्ष रूप से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो पीस के मसीहा, जिसको कहते हैं ना, शांति के मसीहा बन के उभरना चाहते हैं, हर देश के बीच में शांति कराना चाहते हैं और उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन पीछे जो है उनका अपना बिजनेस माइंड काम करता है, अपने देश का हित। देखिए हर राष्ट्रपति, हर देश का नायक जो है वो अपने देश का हित साध के चलेगा। इस समय अमेरिका का हित किसमें है? उनकी एक बहुत बड़ी आर्म्स लॉबी है। उस आर्म्स लॉबी को खुश करना ट्रंप साहब की मजबूरी है। तो उस आर्म्स लॉबी को खुश कैसे किया जाएगा? जब तक कि विश्व में युद्ध नहीं छिड़ेंगे तब तक उनके हथियार नहीं बिकेंगे। और इस समय यूक्रेन जो है उनके लिए बहुत बढ़िया सुपात्र बना हुआ है। तो ये आर्म्स लॉबी क्या करती है? नेटो को हथियार बेचती है, नेटो उनसे हथियार खरीदता है और नेटो से वो कह के हथियार को जो भिजवाते हैं यूक्रेन के पास में। तो इस समय ट्रंप साहब की मजबूरी है कि इस आर्म्स लॉबी के दबाव में आकर इस हथियारों को नेटो तक पहुंचाए और नेटो जो है वो यूक्रेन का साथ दे। तो ये एक मजबूरी है और ये युद्ध जो है इसीलिए आगे खिंच रहा है क्योंकि इतनी बड़ी लॉबी काम कर रही है और इतनी बड़ी शक्ति जो इसके पीछे खड़ी हुई है। और इस युद्ध के खत्म होने के बाद में देखिए गिद्ध भोज होगा इसके बाद। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पश्चिमी देश और यूरोपियन यूनियन जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बना के बैठा हुआ है कि किस तरीके से 400 से 500 बिलियन डॉलर जो है एक दशक में खर्च किए जाएंगे यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप मान के चलिए कि ये युद्ध जो है अगर खत्म भी हो रहा होगा, परोक्ष रूप से इसकी शांति वार्ताएं भी चल रही होंगी, परंतु इसके पीछे बहुत हित छुपे हुए हैं जिसकी वजह से ये युद्ध जो है द्रौपदी की चीर की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। जी अभिषेक जी। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार नेटो को लेकर तमाम बातें होती नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो संजीव जी निकलकर सामने आई हैं और इससे पहले अभी कर्नल साहब से, मयंक जी से मैं बातचीत भी जब कर रहा था, उन्होंने भी जिक्र किया तुर्की का कि नेटो खुद संगठित नजर नहीं आ रहा। नेटो जो है वो लगातार रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बातें तो कर रहा है, लेकिन नेटो देश जिस तरीके से मयंक जी ने टर्की का जिक्र किया था, इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर स्लोवाकिया, हंगरी, ये ऐसे देश हैं जो अभी भी आज के समय में भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यहां से गैस और तेल सस्ता मिल रहा है। संजीव जी, देखिए यूरोप के पास जो ऑप्शंस हैं वो सीमित हैं और जाहिर है कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी हैवी रही है और रशिया की से पूरी तरह से अपने आप को वो ब्लॉक करके वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्वयं रशिया से अनेक जो है चीजें खरीदता है जो कि उसके लिए एसेंशियल है। और इस तरीके की जो आज के परिवेश में जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसीज हैं वो बड़ी रही हैं और यूरोप जो है एक
बहुत हैवीली रशिया की एनर्जी सप्लाईज पर डिपेंडेंट रहा है, और वो जो उसको पूरी तरह से कट ऑफ करके यूरोप आखिर कैसे सरवाइव कर सकता है। और यही कारण है कि जो भारत रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है वो ऑयल यूरोप भी भारत से ले लेता है, और इस तरीके के जो है वजहों से भी यूरोप को कुछ राहत जरूर मिलती रही है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि आज का जो विश्व है एक ग्लोबल विलेज है, और इसमें युद्धों को अगर लंबे समय तक इस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा तो जाहिर है कि उसका जो बहुत ही नकारात्मक जो असर है वो किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी रीजन पर, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी पर पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और राष्ट्र जाहिर है कि एक कॉम्प्रोमाइज का फार्मूला अख्तियार करते हुए एक वे आउट जरूर निकालने की कोशिश करते हैं। यूरोप ने भी वे आउट निकालने की कोशिश की है। कई यूरोपीय राष्ट्र जो कि अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे रशियन एनर्जी सप्लाईज के बिना, और वो जाहिर है कि अभी भी उससे वो ऑयल ले ही रहे हैं। और वही हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा था कि जो भारत को के ऊपर टैरिफ लगाने से पहले आपको ये स्वयं विचार करना चाहिए कि यूरोप जो है बड़ा एनर्जी जो है इंपोर्ट्स वहां से रशिया से कर रहा है। स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई वस्तुओं के इंपोर्ट्स को कर रहा है। चाइना एक सबसे ज्यादा रशियन इंपोर्ट्स को कर रहा है, लेकिन आपने उसके बारे में नहीं सोचा और भारत के ऊपर आपने 25% टैरिफ इंपोज कर दिया। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं था। तो ये जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और विशेष रूप से जो महाशक्ति, बिल्कुल संजीव जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप ये पूरी बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, इन सब के बीच ये युद्ध आगे चलकर क्या मोड़ लेता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।